नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कभी कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग बन जाएगी और अपने मुस्लिम लीग होने का प्रमाण उसने आज दे दिया है। कुछ ही देर में मतगणना आरंभ होने वाली है और कल उसने एक प्रकार से 4 जून को राष्ट्रीय दंगा दिवस घोषित कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दे दी है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब उनको यह पता है कि परिणाम क्या आने वाला है, उनको अच्छी तरह से पता है कि परिणाम क्या आने वाला है और इसलिए अपने रैंक और फाइल में यानी कि उनके जो काडर हैं उनमें अपना विश्वास जमाए रखने के लिए उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्र के प्रजातंत्र की बलि देने का निर्णय कर लिया है, निश्चय कर लिया है। कांग्रेस ने चिट्ठी जारी करके कहा है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गैदर हों। भाई क्यों? ऐसा पहले तो नहीं होता है। ये सदैव जो है वो कैंडिडेट यदि जीतता होता है तो अपने आप कार्यकर्ता आ जाते हैं, कैंडिडेट यदि हारता होता है तो कोई नहीं आता है। लेकिन ये इन्होंने सबको कहा है कि सब लोग आप लोग इकट्ठा हो। या तो आप देखिए एक फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के पटेल साहब ने तो ये तक कहा है कि सब लोग इकट्ठा हों और ईवीएम की निगरानी करें और लाठी डंडे लेके इकट्ठा हों। भूपेश बघेल जी ने बगैर मतलब का बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि साहब कि ये ईवीएम के नंबर जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, जबकि सबको पता है, हर नेता को पता है कि प्रोसेस क्या है। हर नेता ये अच्छी तरह से जानता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। हर नेता ये अच्छी तरह जानता है कि फॉर्म 17C के मैच हुए बिना ईवीएम नहीं खुल सकती। सब जानने के बाद में भी जानबूझकर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये हार रहे हैं और इस हार को कवर करने के लिए वे अपने काडर को एक प्रकार से खुली छूट दे रहे हैं दंगा करने की, ये कह के कि भाई देखो हम तो जीत रहे थे लेकिन हमको हराया जा रहा है। यानी कि अपनी पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए वे इस राष्ट्र के जो सबसे पवित्र जो एक कार्य है जो सदैव होता रहा है और जिसमें सबकी आस्था रही है, किसी ने आज तक इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, उसको भी समाप्त करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि फासिस्ट कोई दूसरे हैं। आप याद करिए कि हिटलर की कुछ कार्रवाइयाँ इसी प्रकार की हुआ करती थी। अच्छा, ये भी सामने आ गया कि ये किस प्रकार से बाहरी शक्तियों से मिले हुए हैं। यह भी सामने आ गया कि क्रिस्टोफ जेफरलॉ और सोरोस और कैम्ब्रिज एनालिटिका इन सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से भारत के चुनाव में व्यवधान डालने का प्रयास किया, भारत के चुनाव में अपनी पसंद की सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बिल्कुल अपने टूल किट के हिसाब से सबसे पहले तो जो एग्ज़िट पोल का प्रोसेस है उसको नकारा। उसके बाद अपने फर्जी एग्ज़िट पोल दिए, जैसे कि योगेंद्र यादव जी जो है एग्ज़िट पोल के बाद अंतर्ध्यान हो गए थे। उनका ट्वीट आया था 2:54 पे लगभग 1 तारीख को, और आपको पता है 5 तारीख 6:30 बजे से एग्ज़िट पोल चालू हो गए थे। उसके बाद वो अंतर्ध्यान रहे लगभग 48 घंटे। आज वे पुनः प्रकट हुए और पुनः प्रकट होके उन्होंने एग्ज़िट पोल की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने आरंभ कर दिए और उसके बाद फिर कहने लगे कि ये कर्नाटक में ऐसे कैसे हो सकता है, तमिलनाडु में ऐसे कैसे हो सकता है, केरला में 27% कैसे जा सकता है। साथ में ये भी कहते जाते थे बीच में कि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके माध्यम से मैं इनको झूठ सिद्ध कर सकूं, लेकिन जो भी मैंने देखा है, जो भी मेरी स्टडी है, और कुछ उन्होंने और हवाले दे दिए कि साहब इन लोगों ने, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिनकी किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोगों के नाम लेके कि भाई इन लोगों ने जो पोल की है उसमें तो कुछ और ही आ रहा है। इस तरह की बातें करके पूरी तरह से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा तो हमारा पप्पू जो है ना भोला है, उसको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो उसको बिना समझे बुझे बक देता है और उससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई मामला जो है ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र के रूप में चल रहा है। तो उसने कल वो 295 वाला फिगर
पहले तो खड़गे के मुंह से कहलवा दिया और उसके बाद कह दिया कि ये सिद्धू मूसेवाला वाला 295 है। यानी कि एक आर्बिट्रेरी फिगर है, हमने दे दिया कि 295 हमारे आ रहे हैं। यदि हमारे 295 नहीं आए तो भैया राज तो हम तुमको भी नहीं करने देंगे, हम देश में आग लगा देंगे, हम जगह जगह पर धरने प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाइयाँ करेंगे। बाकी जिनके पास सत्ता है प्रदेश में वो क्या कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी सबको देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से काउंटिंग एजेंट्स सबको धमकाया जा रहा है। ये तो क्या है कि भाई इलेक्शन कमीशन के जो इंतज़ाम है उनके आगे उनकी चलती नहीं, क्योंकि पुलिस जो है वो बाहर के तीसरे घेरे में रहती है, अंदर के जो 2 घेरे होते हैं वो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के होते हैं, तो वहाँ वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही अंदर रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी उस प्रक्रिया को दूषित करके पूरी तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ करके सारे प्रयास हो रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसा भी किस्सा देखने में आया जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जहाँ बटन था उस बटन के ऊपर टेप ही लगा दिया गया। लेकिन फासिस्ट कौन है? मोदी है। मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा कि आप इस बार जो है ना वो किसी भी तरह की रियायत मत करना इन बदमाशों के साथ में, क्योंकि वो पूरी तरह से ये दुष्ट लोग हैं। और शठे शाठ्यम समाचरित का सिद्धांत हमारे नीतिज्ञों ने, हमारे नीति शास्त्रियों ने बताया हुआ है। यदि आप इनके साथ रियायत करेंगे, इनके साथ आप मुरव्वत करेंगे, तो ये पूरे देश को वास्तव में आग लगा देंगे। आप याद कीजिए कि हमारे श्री राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी जो है ये बातें लगातार कहते रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को, भारत को एक राष्ट्र मानने से ही इनकार कर दिया था 2-3 वर्ष पहले, जब कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा था इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स का जहाँ तक हमारी संविधान सभा का संबंध है उसका एक विशेष संदर्भ था जब उन्होंने कहा था इट्स इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट्स नॉट अ फेडरेशन। इस संदर्भ में कहा गया था, तो उन्होंने इसको कह दिया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज़ नॉट अ नेशन। यहाँ तक पहुँच गए वो। उसके बाद फिर वो भारत तोड़ो यात्रा में लग गए, जिसको भारत जोड़ो कहते हैं, वो वास्तव में भारत तोड़ो यात्रा थी। और उस भारत तोड़ो यात्रा में जितने भी संदेहास्पद पात्र हो सकते थे उन सबको उन्होंने अपने साथ में चलवाया, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, ऐसे अनेकानेक जो पात्र थे वो उसमें आपको दिखे। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था, आपको यदि ध्यान हो, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि चारों तरफ केरोसिन बिखरा हुआ है, बस एक माचिस की तीली लगने की आवश्यकता है। तो ये केरोसिन तो बिखेर चुके हैं। लगातार ये पूरा का पूरा जो प्रचार कर रहे थे, इनके कैंपेन की जो थीम थी वही पूरी तरह से जातिगत वैमनस्य बढ़ाने की, वर्गगत वैमनस्य बढ़ाने की यही थी सारी की सारी। यही मतलब है जातिगत की जनगणना से, और यही मतलब है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से। ये सारे काम करके ये बैठे हुए हैं और अब ये माचिस की तीली फेंकना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा मोदी जी से कि आप तो इन लोगों के प्रति वाकई ये फासिस्ट बन के एक बार दिखा दीजिए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बिना इसके ये लोग मानेंगे नहीं। ये पूरी तरह से दुष्टता पे उतारू हैं, पूरी तरह से नंगई पर उतारू हैं, और इनके साथ में और इनके जो सहयोगी हैं उनके साथ में किसी भी तरह की रियायत का, कंसेशन का, मुरव्वत का, किसी भी प्रकार की दया का कोई प्रश्न उठता नहीं है। जब ये देश को तोड़ने पर आमादा हो जाए तो भाई आपने संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, देश के प्रति आपकी निष्ठा है, तो इनको सबको बचाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो, जो भी बल प्रयोग आवश्यक हो वो करना पड़ेगा। इन लोगों का प्लान ये है कि आपसे बल प्रयोग करवाएं और उसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला करें। लेकिन आप भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सारे के सारे आपके जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनको स्वीकार कर लिया गया है। इनके ही मित्र वॉशिंगटन पोस्ट और रायटर्स और गार्डियन, उन्होंने सबने नोट किया है कि हाँ भाई मोदी जी वापस आ रहे हैं, और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। प्रतिक्रिया किसने व्यक्त की है? राहुल गांधी और पप्पू।
और अली शेख उर्फ अकल्लेस और ममता दीदी और आपके भूपेश बघेल, सारे लोग जिनको आप देख रहे हैं कि ये इस पूरे मैदान में हार चुके हैं। अब इस हार को वो मानने के लिए तैयार नहीं। इनको प्लान पहले से है कि यदि हम हारेंगे तो हम मोदी को भी राज करने नहीं देंगे, जिसका कि राजस्थानी में एक मुहावरा है कि खाओ नहीं तो ढोल दो। लेकिन हम सबको इनका यह नापाक इरादा सफल नहीं होने देना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।